अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया है। पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका सीरीज़ जुलाई में होगी। टेस्ट मैचेस के शेड्यूल का अब भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट स्क्वाड जो ऐलान किया गया है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे मामलात हैं और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी गिरफ्त है इनकी पाकिस्तान क्रिकेट पर, पाकिस्तान स्पोर्ट पर। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर जाहिया हुसैनी साहब हमारे साथ इस पर स्टूडियो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब बात करते हैं पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड वर्सेस श्रीलंका। जुलाई में सीरीज़ होनी है और या इससे पहले कि हम टेस्ट स्क्वाड की बात करें, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये हर चीज़ ताख़ीर का शिकार क्यों हो रही है? वर्ल्ड कप अक्टूबर में अब तक शेड्यूल नहीं, एशिया कप सितंबर में शेड्यूल नहीं, और हद तो ये है कि जुलाई में टेस्ट सीरीज़ होनी है और उसके भी अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। ये बहुत रेयर ऐसा देखते हैं हम। बिल्कुल ठीक कहा गफ़ार साहब आपने, लेकिन जो एशिया कप का शेड्यूल है, मेरा ख्याल है कोफर टूटा खुदा खुदा करके अब ये तो तय हो गया कि 31 अगस्त से 17 सितंबर तक ये टूर्नामेंट होना है। जी हाँ। बट जो इफ़ एंड बट्स हैं वो अब भी मौजूद हैं एशिया कप के हवाले से। और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप के हवाले से आपने बात की, जयशाह ने कहा था कि ओवल के मैदान पर वो इस बात को अनवील कर देंगे कि वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल क्या होगा। अब वाज़े तौर पर लग रहा है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप 2023 जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कुछ गिव एंड टेक हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कहा था कि अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, वाज़े तौर पर लग रहा है कि अहमदाबाद में खेलेंगे। फिर जो शेड्यूल के हवाले से बात हो रही है, शायद अब भी इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि पहले टूर्नामेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान में करा के टूर्नामेंट को श्रीलंका लेकर जाते हैं, वापस नहीं लेकर आएंगे। पाकिस्तान शायद ये कह रहा है कि हम अपने 2 मैच पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, एक सुपर 4 मरहले का मैच है। तो अभी इस हवाले से बहुत सारी बात ये चलिए, ये तो बैकग्राउंड में पता है। ये श्रीलंका सीरीज़ का शेड्यूल अब तक क्यों नहीं आया है? क्या ये भी कोई इसी का इम्पैक्ट हो सकता है? ये बहुत रेयर हमने देखा है कि हालांकि बताया ही जा रहा है कि 16 जुलाई से शायद पहला टेस्ट शुरू होगा और फिर इसके बाद 24 को है, लेकिन ऑफिशियली अब तक शेड्यूल ना आना और टीम भी अनाउंस हो गई है। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर पाकिस्तान जुलाई में ही गया था। जी हाँ। और श्रीलंका में जो सूरत हाल थी उसके बावजूद पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था और दोनों टेस्ट मैच जो थे वो गोल में रखे गए थे, हालांकि एक टेस्ट मैच कोलंबो में था। और इस बार भी जो वेदर है श्रीलंका का वो डिस्टर्ब कर रहा है सिचुएशन को। और एशिया कप के हवाले से भी यही बात हो रही है कि जी अगर एशिया कप को आप श्रीलंका लेकर जाते हैं तो मैचेस जो हैं वो बारिश से मुतासर होने का खदशा है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे भी जनाब इस पर मौजूद हैं पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड, और आज हारून रशीद साहब ने इसके बाद मीडिया से बात भी की। और नोटेबल चीज़ ये है कि चलें, बेहतर ये हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में वापस आए, नसीम शाह भी मौजूद हैं, हसन अली को भी शामिल किया गया है। और एक बड़े अरसे बाद जाइए, एटलीस्ट सबसे पहले आई थिंक मच रिलीफ हो पाकिस्तान के, आपकी जो कोर टीम है फाइनली वो इंटैक्ट तो हुई, वरना आपने इंग्लैंड न्यूजीलैंड के टेस्ट मैचेस जो हारे, वी वर स्ट्रगलिंग टू इवन फाइंड अ राइट कॉम्बिनेशन फॉर द बॉलिंग। हमने मोहम्मद अली को डेब्यू कराए, मीर हमजा खेले, हारिस रऊफ डेब्यू कर गए। उस लिहाज से कम ये एक पॉजिटिव साइन है कि इंजरीज़ या कोई ऐसी खुदा ना खास्ता नेगेटिव कोई इम्पैक्ट किसी प्लेयर का नहीं है। हाँ, डिबेट हमारी होगी कि हसन अली की परफॉर्मेंस क्या थी, या नुमान अली अगर आए तो साजिद कहाँ चले गए, बट आई थिंक बड़े से बात कम ये इत्मीनान है कि हमारा फर्स्ट चॉइस बॉलिंग अटैक तो खेलेगा। देखिए अब्दुल गफ्फार साहब, अगर आपको याद हो, कुछ अर्से पहले जुनैद खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली और उन्होंने इस बात पर सीरियस कंसर्न का इजहार किया था कि जो हमारी टॉप बॉलिंग लाइनअप है वो इस वक्त इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ है। काउंटी क्रिकेट कह रहा हूँ, वो जो T20 ब्लास्ट है वो खेलने में मसरूफ़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप दुनिया को देखें, जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह वो रोटेशन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, आप अभी पहला टेस्ट मैच देखें जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जारी है, वहाँ पर उन्होंने अपने मेन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को बाहर बिठा दिया। लेकिन क्या आपका ये दुरुस्त फैसला है शाहीन शाह अफरीदी को श्रीलंका लेकर जाने का? क्या आप रिस्क नहीं ले रहे हैं? 1 साल के बाद शाहीन शाह अफरीदी बॉल डालने के लिए आएंगे, उन कंडीशन में बॉल डालने के लिए आएंगे जो कि एक फास्ट बॉलर के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली कंडीशन नहीं है। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने कोई 4 डे मैच नहीं खेला 1 साल के अरसे में। फिर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सिर्फ 4 ओवर के बॉलर ऐसा लग रहा है कि दिखाई दे रहे हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप देखें, वनडे क्रिकेट में वो अपने आखिरी स्पेल में स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लगता है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस फैसला किया गया है। और हारून रशीद जो 70 बरस के हो गए, उनकी अहलियत के ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर मेरा ख्याल है मुझे कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना संजीदा अंदाज में सिलेक्शन कर रहा है। कि आपने हसन चीमा साहब की बात की कि जी हसन चीमा जो है वो माहिर आदाद शुमार हैं, तो अगर वो ये बता दें कि भाई हसन अली किस परफॉर्मेंस पर टीम का हिस्सा बने हैं और अगर टीम की
जो फिटनेस का क्राइटेरिया है वो बता दिया जाए कि 5 जून को आपके जो लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर हैं मोहम्मद नवाज, वो अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से कि जी मैंने बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वो आपके कंडीशनिंग कैंप में नहीं आ रहे। फिर उसके बाद जो आपके डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर साहब हैं, वो जनाब इंग्लैंड में 2nd डिवीज़न की काउंटी को हैंडल कर रहे हैं। हारून रशीद साहब सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह नहीं हैं, वो एक साथ कई कश्तियों के सवार हैं। तो मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि आप 8वें नंबर पर आए थे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, $1 लाख आपको मिला था। और इस बार भी कुछ ज़्यादा आपको उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक बेहतरीन सीरीज़ खेलने का मौका मिला था श्रीलंका के खिलाफ। लास्ट टाइम आप जीते नहीं वहाँ पर। आपकी अगली जो 2 टेस्ट सीरीज़ अवे सीरीज़ हैं, एक आई थिंक मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में है और एक साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर तो आपको ये ज़्यादा उम्मीदें नहीं बाने। तो मोरलेस अगर आप बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं, यही बैटिंग लाइनअप आपकी खेल रही है। हमारा एक सेट पैटर्न है, हम उस पैटर्न के साथ खेलते हैं। और हम तो वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ नहीं जीत सके, हम तो एक सीरीज़ जीते हैं सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ। चलिए यही आपने सारे पॉइंट्स रखिए। इसमें मुझे सिर्फ एक आपसे आर्गूमेंट ये है कि शाहीन शाह अफरीदी बिकॉज इज़ द लीडिंग फास्ट बॉलर इन पाकिस्तान राइट नाउ, हमारे पास और कोई चॉइसेस ज़्यादा है नहीं। मैं आपकी इस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि जो जुनैद ने भी बात की कि वो वाइटलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं, आपने ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त की कि वो 4 डे का एक्सपीरियंस नहीं है। पर मुझे इख्तलाफ आपसे इस बात का ज़रूर रहेगा कि चाहे जितनी गर्मी हो और चाहे जो सी भी वेन्यू हो, एक फास्ट बॉलर का तो यही टेस्ट होता है ना कि जब वो एक आपकी टीम का लीडिंग फास्ट बॉलर है, तो उस कंडीशन में जाके वो आपकी टीम आपकी जो टीम है उसको मैच जितवाए। सेकंड, आपने बात की आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की, यही हमने देखा लास्ट 2 ईयर से कि हम बहुत सीरियस नहीं लेते। हमारी पिचेस का म्यार देख लें, हमारी सिलेक्शन की क्राइटेरिया देख लें। मेरे ख्याल में तो शाहीन शाह अफरीदी की जो सिलेक्शन है ऑन बेसिस ऑफ इस टैलेंट, पास्ट टेस्ट परफॉर्मेंसेस, रीसेंट जो उनकी, ठीक है स्ट्रगल कर रहे हैं, आई टोटली गेट योर पॉइंट, बट पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। ये देखिए गफार साहब, बात दरअसल ये है कि अराउंड द कॉर्नर बैक टू बैक आपके 2 टूर्नामेंट हैं, और वो बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट जो हैं वो एशिया कप है और तो सर फिर वाइटलिटी ब्लास्ट में रेस्ट नहीं करवा देना चाहिए था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गफार साहब कि आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप अपने मसल्स को कैसे जो है वो टोन करेंगे। खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन ये जो बात हो रही है कि जी हम रोटेशन पॉलिसी के साथ खेल रहे हैं, किधर रोटेशन पॉलिसी आपको दिखाई दे रही है? उन्होंने लाहौर कलंदर से 1 मैच में आराम किया, उसके बाद वो होम सीरीज़ आपको खेलते हुए दिखाई दिए, अब वो काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए चले गए हैं, अब उसके बाद आपने उनको टेस्ट टीम में डाल दिया है। आपका कोई होमवर्क है या नहीं है? खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि खुदा न खास्ता अगर उनको कोई निगल्स हो गए, अगर उनको कोई इंजरी हो गई, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखें अफगानिस्तान सीरीज़ में वो नहीं थे, और उसके बाद पाकिस्तान की सीरीज़ अब पहली हो रही है, उसके बाद एक बीच में सीरीज़ भी आई थी न्यूजीलैंड वाली। मुझे इस सारी सूरत हाल में तो यही बेहतर ऑप्शन लगता है कि फिर आपने शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना था, तो फिर आप वाइटलिटी ब्लास्ट में। लेकिन यही है, मैं आप बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, भाई ये वक्त आ गया है मेरे ख्याल में कि जहाँ प्लेयर्स को अब देखिए शाहीन को, बाबर को, रिजवान को ऑफर्स होंगी, ये उनकी वैल्यू है, ये उनके स्टारडम की बातें हैं। हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं इस तरह सोच रहा जैसे भारत करता है, या कि आईपीएल में इतना पैसा आप देते हो कि प्लेयर्स को कहीं खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अब खिलाड़ियों के पास ऑफर्स हैं वाइटलिटी प्लस में, या एक शाहीन के लिए फाइनेंशियल गेन मौजूद है। शायद आगे पाकिस्तान खेलते हुए उनको उतना गेन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या पैट कमिंस को या बेन स्टोक्स अगर आईपीएल नहीं खेलते उनको कंपनसेट किया जाता है। आप समझते हैं कि आगे फ्यूचर को देखते हुए कि जहां पर अब लीग्स बहुत ज़्यादा होंगी, खिलाड़ी मोहम्मद आमिर शायद 27 साल की उम्र टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए, शाहीन शाह अफरीदी भी कभी ऐसा सोच सकते हैं? देखें, न तो किसी के आने से कुछ फ़र्क पड़ता है, न तो किसी के जाने से कोई फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें तो इसी तरह चलती रहेंगी। और जहाँ तक आप लीग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो देखें ये फैसला तो खिलाड़ियों ने करना है कि उन्होंने लीग क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी, और पैसा कमाना जो है कौन नहीं चाहता, लेकिन अपने करियर को लिंगर ऑन करना, वो कहते हैं ना कि दूर का फ़ायदा अगर आपने देखना है तो करीब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर करीब का फ़ायदा देखेंगे तो आपका दूर का जो है वो नुकसान होगा। तो परफॉर्मेंस, आपकी फ़िटनेस, ये सारी चीज़ें आज आपकी क्रिकेट के साथ कनेक्ट हैं, और फिर बिला वजह की बहस नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और आप नहीं कंपेयर कर सकते ऑस्ट्रेलिया के साथ, नहीं कंपेयर कर सकते इंडिया के साथ, उनके मामला डिफरेंट हैं। और वहाँ पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं या यहाँ पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये होती है गफ़ार साहब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा खाइफ रहते हैं कि जनाब हमने आराम नहीं करना, तो आपको इस रोटेशन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। और खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट के अलावा लीग क्रिकेट खेलें, कोई शक नहीं है इसमें। आप पाकिस्तान सुपर लीग तो खेल रहे हैं, उसके अलावा आपको 2 लीग की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन आपको अपना वर्कलोड
मैनेज करना चाहिए। अभी आपने सवाल किया हसन अली किस परफॉर्मेंस पर टीम में आ गए, तो भाई हसन अली से ज़्यादा बेहतर तो बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप अगर बात करते हैं आखिरी या 3 टेस्ट मैचेस में, स्पेशली वो 2 टेस्ट श्रीलंका में हैं, 1 विकेट है उनकी। तो ये तो अब हसन चीमा साहब बताएंगे, ये तो अब हारून रशीद साहब बताएंगे, ये तो मिक्की आर्थर लेकिन साहब क्या बताएंगे। यही है काउंटी में जो उनकी सेकंड 11 में एक 5 विकेटों की परफॉर्मेंस है, उसके बाद भी उन्होंने विकेट ली, क्या ये काउंटी की परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो सकती है? देखें, फिर आपको ये मेंशन करना चाहिए था आप किस बुनियाद पर किसको लेकर आए हैं। और जिस तरह हारून रशीद साहब फरमाते हैं कि जी हसन चीमा साहब सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि इसने इतने आउट किए हैं, इसने इतने आउट किए हैं, वो ये भी बताएंगे कि जिन वेन्यूज़ पर हमने खेलना है वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो वहाँ पर मैं कारकर्दगी देख रहा था, लास्ट टेस्ट सीरीज़ में 10 आउट किए हैं मोहम्मद नवाज़ ने, लेकिन सिर्फ लंबी बॉलिंग करने के लिए आपने टीम में नोमान अली को शामिल कर लिया है। उसके अलावा अगर आप बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं, हुरैरा को आपने शामिल किया, लेकिन वेयर इज़ कामरान गुलाम, आप उनको घुमाते रहे। तो इसका मतलब तो ये है कि जब आपको कोई अच्छा लगेगा आप टीम में लेकर आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि अब आपने क्रिकेट खेलनी नहीं है, अब आपको ये भी बताना है गफ़ार साहब कि किस तरह आपने चीज़ों को लेकर चलना है। जिस तरह इंग्लैंड की टीम ने कल किया, 383 फॉर 9 इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मुझे नहीं लगता यही मेरा ब्रेक के बाद कहते हैं कलामी के ब्रेक पे जाना है। सवाल हुआ कि दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारे पास फ़खर जमान जैसा एक प्लेयर मौजूद है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। तो क्या हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना है? और दूसरा, अगर वही तमाम फैसले जो 2 साल पहले हो रहे थे और हमने सकलैन मुश्ताक पे तनकीद की, मोहम्मद यूसुफ पे, अगर मिक्की आर्थर के आने के बाद, ग्रांट ब्रैडबर्न के आने के बाद भी वही आपका मेथड ऑफ प्ले रहेगा, तो फिर फ़र्क क्या है? या ये से जानेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। और आप रिप्ले में खुश आमदेद। या बात करें टेस्ट स्क्वाड की, तो ये वो फॉर्मेट है जहाँ पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। आपने देखा कि जो हमारी 3 होम सीरीज़ थी, हम कोई मैच नहीं जीत सके। और अब भी जो एक शोबा मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ बड़ा वीक दिखाई दे रहा है, आपका स्पिन डिपार्टमेंट है। क्योंकि अगर आप देखें तो साजिद फेडेड आउट हो गए, उनके एक्शन पे इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद काम हो रहा है। उसके बाद क्या प्रोग्रेस है कुछ नहीं पता। हालांकि उन्हें आपको याद होगा बांग्लादेश में 8 आउट करके आपको टेस्ट मैच भी जितवाया। नोमान की परफॉर्मेंस शुरू में अच्छी थी साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, उनको भी फिर इनकन्सिस्टेंट। अबरार का डेब्यू अच्छा हुआ, लेकिन अभी यंगस्टर हैं। अभी जो या आपने जो एक स्पिन बॉलिंग कैंप लगाया ना, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद, 2 आपके पास लेजेंड्स मौजूद हैं। उनकी खिदमत दूसरे मुल्क हासिल कर लेते हैं एज अ स्पिन कंसल्टेंट। हमने तो हेड कोच बना दिया था ना। यूटिलाइजेशन सही हुई सकलैन मुश्ताक की। और अगर अभी भी आपका स्पिन डिपार्टमेंट वीक है, आपका बॉलिंग कोच आ रहे हैं मॉर्ने मॉर्कल जाके आपके स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को वर्ल्ड कप में बताएंगे, श्रीलंका में बताएंगे कि स्पिनर्स ने क्या करना है। या आपको लगता है कि हमें यहाँ कोई और इंडक्शन करनी पड़ेगी? देखिए गफ़ार साहब, चीज़ें जो है ना यहाँ पर धक्के पर चल रही हैं, ख्वाहिशात पर चल रही हैं और अपनी मर्ज़ी के ऊपर चल रही हैं। या जो मिक्की आर्थर कह रहे हैं, नहीं, बस मामला यहाँ पर यह है कि जो आ रहा है वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चल रहा है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना किसी के पास है और ना यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन सकती है, क्योंकि मिक्की आर्थर का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कनेक्ट ना होने का एक बुनियादी मकसद यही था कि उनको ये नहीं पता था कि इस क्रिकेट बोर्ड का फ्यूचर क्या होगा। और उनका ये फैसला आप देख लें कि सही साबित हो गया कि नजम अजीज सेठी वर्सेस ज़का अशरफ। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ज़का अशरफ आते हैं तो क्या वो क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा पॉलिसियों को रन करेंगे? क्या ज़का अशरफ आते हैं तो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट यही रहेगी? क्या ज़का अशरफ आते हैं तो जिस तरह हारून रशीद साहब चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं, हारून रशीद साहब मुख्तलिफ कमेटियों में शामिल हैं, वो रहेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को इसी तरह चलाना है। और इसी तरह ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट सिर्फ बाबर आजम और रिजवान से आगे ना है, ना कुछ दिखाई दे रही है। क्योंकि वाज़ेह तौर पर यही नज़र आ रहा है कि जी सर बाबर आजम परफॉर्म करते हैं, रिजवान परफॉर्म करते हैं, तो हम या शाहीन ने बॉलिंग में कर दिया। शाहीन, फिर मैं आपको वही बात बोलूँगा ना कि यही हमारे पास 4 एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं। फिर मैं आपको यही बात करने की कोशिश करूंगा ना। आप कहते हैं कि आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, आप कह रहे हैं हारिस बहुत तगड़े बॉलर हैं, शाहीन बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़े मैचों में तो हम बॉलिंग की वजह से हार रहे हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई आप अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से 3 टेस्ट मैच 3-0 से हार जाते हैं। बामुश्किल आप 2 टेस्ट की सीरीज़ न्यूजीलैंड के साथ ड्रॉ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है 1-0 हार जाते हैं। आप उनके साथ वनडे सीरीज़ उस वक्त जीतते हैं जब वो अपने बहुत सारे अहम खिलाड़ियों को टीम से डिटैच कर देते हैं, वो जनाब अपने नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे होते हैं। आप उनसे 1 ऑफ T20 मैच हार जाते हैं। लेकिन बस चूंकि चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अब जब से आईसीसी रैंकिंग आई है, लोग आईसीसी की इनफरादी रैंकिंग के पीछे भाग रहे हैं, टीम की रैंकिंग से किसी को कोई सरोकार नहीं है। चलिए, मैं इससे पहले कि कुछ 2-3 और बड़े बर्निंग टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, लेकिन टेस्ट स्क्वाड को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, हुरैरा मैं देख रहा हूँ कि दोनों सीजन में टॉप किया है। सऊद शकील पहले से टीम में थे, सलमान अली आगा। ओवरऑल आपका क्या कहना है इस टेस्ट स्क्वाड के ऊपर? क्योंकि इम्तिहान बहुत तगड़ा होगा। अगेन क्या हम टेस्ट क्रिकेट को वाकई सीरियस लेते हैं? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत हमारा मुखालिफ, जिसको रवायती हरीफ हम कहते हैं, 2 नंबर तक फाइनल खेला
और जब वो हारते हैं तो हमारे यहाँ भी बहुत तबसरे होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी टीम तो जैसे आपने भी याद दिला दिया कि हम तो टॉप 4 में भी नहीं होते टेस्ट चैंपियनशिप पे। ये टेस्ट स्क्वाड ठीक सिलेक्ट हुआ है? देखिए, आपने इंडिया की बात की, आपको अगर याद होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि जब पाकिस्तान टीम ने एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, वर्ल्ड T20 के फाइनल में बिल्कुल पहुंची, ठीक। लेकिन तब जब जीती नहीं तो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो तबसरा करने वाले लोग थे, क्रिकेट पंडित थे, वो बात कर रहे थे यार पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनको कहीं चैन ही नहीं है। वो जनाब बाबर आजम को आड़े हाथों ले रहे हैं, रिजवान को उड़ा रहे हैं, हालांकि टीम ने फाइनल खेल लिया। ठीक है, लेकिन अब जब इंडिया की टीम ने ओवल में फाइनल खेला भूल गए तो वो। फिर वो क्यों उड़ा रहे थे अपनी टीम को? वो क्यों कह रहे थे कि जी रोहित शर्मा के बस की बात नहीं है, विराट कोहली को घर भेजो, राहुल द्रविड़ को कोचिंग से हटा दो। तो बात दरअसल ये कि नाकामी को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक आपने टेस्ट क्रिकेट की बात की, मैंने हारून रशीद साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब हमें मॉडर्न क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मॉडर्न क्रिकेट आप कैसे खेलेंगे? आप तो T20 क्रिकेट में आपके स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल उठ रहा है, वनडे क्रिकेट में आपके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठ रहा है, तो आप टेस्ट क्रिकेट में किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करेंगे? उन्हीं खिलाड़ियों के साथ, उन्हीं चेहरों के साथ आप निज़ाम तो नहीं बदल सकते। ठीक है। तो हारून रशीद साहब कहने लगे नहीं जी, आप अगर देखें 1-2 सीरीज़ में तो हमारे खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर हुआ है। तो जिस अंदाज में इमामुल हक खेल रहे हैं, जिस अंदाज में बाबर आजम खेल रहे हैं, जिस अंदाज में रिजवान खेल रहे हैं, वाज़े तौर पर आपको ये नजर आ रहा है। शकील भी, सलमान अली आगा भी सेम पैटर्न ये है सब तकरीबन। एक ही प्लेयर है ना। बिल्कुल ये same सलमान pattern अली है। आगा की आप बात कर लें, पहले वो अपने आप को सिक्योर करते हैं, बाद में टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश करते हैं। कहीं बीच में भंवर में कश्ती फंस गई तो वो कश्ती डूब जाती है। तो बात दरअसल ये कि यहाँ पर जब तक आप फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब तक आपके जहन में ये चीज़ नहीं होगी कि जी हमने कुछ अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और अटैकिंग क्रिकेट खेलने के बाद अगर हम नाकाम हो जाते हैं तो हमें पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला होगा। देखिए यही है जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी शायद फ़खर ज़मान की बात कर रहा था। शायद लोग इसको एक बहुत अनयूजुअल टॉपिक समझेंगे, लेकिन यही तो ब्रेंडन मैकलम ने किया ना कि उन्होंने अपने तमाम उन प्लेयर्स को जो T20 या लिमिटेड ओवर्स के थे, लेकिन पहले यही है उन्होंने जाकर डोमेस्टिक में सब कुछ आजमाया, उस चीज़ को फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आए। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या होता है मुझसे बेहतर जानते हैं हम, तो क्या पिचेस बनाते हैं, हमारी क्या बॉल्स होती हैं, हमारे कोचेस किस अंदाज से लड़कों खिलाते हैं। मैं तमाम कोचेस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इस तरह तो फिर हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले सर डोमेस्टिक को तो हम ठीक करें, और डोमेस्टिक में भी पहले हम ये तो फैसला कर लें कि हमने रीजन्स करने हैं, डिपार्टमेंट करने हैं। ये कंसिस्टेंसी तो हर साल चेंज हो रही है। गफ्फार साहब, जब आप टांग पकड़ के नौकरियां पकड़ेंगे ना तो फिर ऐसा ही सूरत हाल होगी। रमीज़ हसन राजा साहब जिन्होंने 57 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरियां स्कोर की, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वनडे में 9 थी उनकी। वनडे क्रिकेट में उनकी बिल्कुल 9 सेंचुरियां थी। और वर्ल्ड कप में आपको 2। ये भी याद होगा कि वो जो सेंचुरी उन्होंने 92 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ स्कोर की थी, पाकिस्तान ने 50 ओवर बैटिंग की थी, और रमीज़ हसन राजा ने जिस तरह सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान वो मैच हार गया था। तो बात दूसरी सेंचुरी मैच विनिंग थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। नहीं, बहुत सारी सेंचुरी मैच विनिंग होंगी उनकी, बिल्कुल। लेकिन सईद अनवर और आमिर सोहेल के आने के बाद उनका खेल जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो जिस तरह इमरान खान साहब को सपोर्ट करके, उनकी तारीफ़ें करके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने, तो ऐसा लगा कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आए हैं। आपने पिचेस की बात की, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को क्रिकेट को चलाना चाहिए था, लेकिन वो समझ रहे थे ये क्रिकेट बोर्ड मेरी सल्तनत है। तो उनके साथ भी वही हुआ जो बहुत सारे पहली मरतबा कोई साबिक कप्तान से पहले जास बट मेरे ख्याल में एक ज़माने में थे, जब वो क्रिकेटर, लोग ये कहते हैं कम से कम चलें एक साबिक कप्तान, एक क्रिकेटर चेयरमैन तो बने थे। उसके बाद वो अब ये एनालिसिस आप और मुझे कर लेना या लोगों को करना है कि उन्होंने काम कैसा किया, सोच ठीक थी गलत थी खान साहब की। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गफ्फार साहब जब बात करते हैं ना, लोग कहते हैं यार ये साफ़ियों ने कौन सी क्रिकेट खेली है, साफ़ियों ने कितने बॉल डाले हुए हैं, साफ़ियों ने कितने 50 किए हुए हैं, ये कैसे क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हैं? क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो होता है एसी के कमरे के अंदर। खिलाड़ी जो होता है ना, वो 70 गज की बाउंड्री के अंदर होता है। ठीक है। जो क्रिकेट एक्सपर्ट होता है ना, वो 70 गज की बाउंड्री के बाहर होता है। ठीक है। वो इन चीज़ों को देख रहा होता है। एक खिलाड़ी अगर क्रिकेट एक्सपर्ट की हैसियत से तबसरा करता है तो वो अपने तजुर्बे की रोशनी में, वो अपने मुशाहिदे की रोशनी में बात करता है। जब एक सहाफ़ी बात करता है तो वो आदाद व शुमार की बात करता है, वो खिलाड़ियों के इन आउट के हवाले से बात करता है। तो ये मिक्स एंड मैच होता है। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपके पास कोई विजन नहीं है, और ये विजन होगा भी नहीं, क्योंकि आप जब सोचने लगते हैं तो आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। आपने बात की कि जी एजाज बट एक क्रिकेट बोर्ड के सरबरा बने, वो टेस्ट क्रिकेटर थे, रमीज़ हसन राजा, दोनों जो आपके फैसले थे वो नाकाम हो गए। अगर आप देखें एजाज बट के दौर में 2009 में आप वर्ल्ड T20 जीते, लेकिन वर्ल्ड T20 जीतने के 6 महीने बाद उन्होंने यूनुस खान को जो है वो कप्तानी की मसनद से हटा दिया, क्योंकि उनकी अपनी लगी थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनको ऐसा लगा कि भाई यूनुस खान जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। रमीज़ हसन राजा को अगर आप लेंगे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आकर कहा कि जी बाबर आजम को कप्तानी सीखनी पड़ेगी।
कद्दाफी स्टेडियम के बाहर 400 ऑटोग्राफ हंटर नहीं खड़े होंगे तो ऐसे बाबर आजम की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में टीम को लेकर चले गए तो रमीज़ हसन राजा उनके पीछे छुपने लगे और रमीज़ हसन राजा ने उनकी जितनी तारीफ़ें की, रमीज़ हसन राजा को आप कह सकते हैं कि वो क्रिकेट को देख रहे थे। रमीज़ हसन राजा को आप कह सकते हैं कि वो जितनी करीब से क्रिकेट को देख रहे थे, ऐसा कोई बंदा नहीं था जो देख रहा होगा। लेकिन उनके आने के बाद भी आपको ऐसा लगा कि उनको कुछ नहीं पता था क्रिकेट का। जो उन्होंने फैसले किए, जो उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट लेकर आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैसे थे उसको जी आपने फूंक दिया, उससे आपको हासिल वसूल किया हुआ, उनके जो फैसले थे वो आपके सामने या उस जमाने में आपको याद है जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से गई और एक बहुत बड़ा धचका था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान बतौर मुल्क के लिए, बट रमीज़ राजा या उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, दे मैनेज टू पुल बैक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। ये बड़ी कामयाबी है उनकी उस वक्त जब वो वापस चले गए थे सिक्योरिटी बुनियाद पर। ये एक उनका पहलू आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए ये बहुत बड़ी बात दरअसल ये है, पे थी। अब्दुल गफ़ार साहब, बात दरअसल ये है कि इस तरह की चीज़ें दुनिया में होती रही हैं और इस तरह की चीज़ें दुनिया में होती रहेंगी। न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आए थे। जब वो गए तो कोई ऐसी चीज़ हुई होगी कि जिसने उनको जाने पर मजबूर किया, और रमीज़ हसन राजा साहब क्या उनको कन्विंस करने में कामयाब रहे। अगर आपको याद हो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मुल्क से बाहर थे और उन्होंने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को कायल करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा नहीं, हम क्रिकेट के मामलात में नहीं बोलते, जो फैसला टीम करेगी वो फैसला जो है वो ठीक होगा। तो बाद में भी न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रही, आपके 3 शहरों में खेली और खेल कर गई। तो इसका मतलब ये कि अगर उनको किसी चीज़ का खौफ था इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से जाने में जो है वो आफियत महसूस की। लेकिन ये आपका कह देना कि जी रमीज़ हसन राजा साहब ने बहुत अच्छा हैंडल किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया। जब आप उन्हीं टीमों को वापस लाने में कामयाब रहे हैं, देखिए वो टीमें अगर आपको याद हो बड़ी जल्दी तब्दील हो जाता है। अगर आपको याद हो तो ये जो टीमें वापस आ रही हैं, जो टीमें पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं, उसकी बुनियादी वजह उनको दी जाने वाली सिक्योरिटी है। उसकी बुनियादी वजह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अफवाज पाकिस्तान है, रेंजर्स है, पुलिस है, जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती है। अगर आपको याद हो PSL कितनी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में वापस आई। हमने T20 क्रिकेट में 10 लाख रुपए भी मैच फीस नहीं होती, हमने 90 लाख रुपए देकर वर्ल्ड 11 को पाकिस्तान बुलाया। एक खिलाड़ी को जो है एक 15 करोड़ रुपए आप 5 करोड़ रुपए आपने 2015 में जिम्बाब्वे को दिए, वो भी गलत नहीं था। लेकिन होता यह है कि जब आप किसी का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होते हैं ना तो फिर आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। चले ये 2-3 और सवाल हैं, स्पेशली जो आपने बात की। अब चूंकि एशिया कप भी पाकिस्तान आ रहा है, शायद क्या लाहौर में मैचेस होने चाहिए या कराची में मैचेस भी होने चाहिए। इसके साथ साथ दीगर कुछ 1-2 अहम सवालात हैं, स्पेशली नजम सेठी वर्सेस ज़का अशरफ। ये जो अब एक और टसल इससे पहले भी हुआ था, अदालती जंग भी हुई थी, इस बार कुर्रे फॉल किसके नाम पे निकल सकता है, ये से पूछेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। याया से हम मज़ीद सवालात करते हैं। याया, एशिया कप के 4 मैचेस के हवाले से तो अभी तक खबरें मौजूद हैं, वेन्यू तो नहीं लिखा है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, लेकिन जो रिपोर्टेडली सिर्फ लाहौर ही की बात हो रही है और एक मैच और होने की। बेहतर नहीं होगा याया कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमने आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट को फैलाया तो है, बट अगेन फिर हम लाहौर में अगर महदूद करें, कराची में मैचेस नहीं होने चाहिए, मुल्तान में, पिंडी में, कोई कम से कम 2 वेन्यू ही हो जाएं, आपका क्या ख्याल है? होना तो चाहिए गफ़ार, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात पर भी तकलीफ़ है। बहुत सारे लोग जो है इसको कह रहे हैं कि जी आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मेरा ख्याल है आपके पास तो एक मैच भी नहीं था। तो अगर ये आपके पास 4 मैचेस आए हैं और ये आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ले दे की है, आपने मसलिहत पसंदी का मुजाहरा किया, तो मैं इसको कामयाबी समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। वरना तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दे रहा था। दो बड़े लोग हैं जो बड़े नाकदीन में शुमार होते हैं, एक तनवीर अहमद और याया। अगर आप दोनों ने कल तनवीर में से मौजूद थे, उन्होंने भी इस चीज़ को कामयाबी माना, तो मेरे ख्याल में लोग कम अज़ कम ये खुश होंगे कि याया और तनवीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी बात पर खुश हुए। देखिए बात दरअसल ये है कि जो चीज़ है उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप तनकीद करते हैं तो आपके पास दलाइल होने चाहिए। हम बाबर आजम के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, हम रिजवान के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक अरसा लगा इस हवाले से बात करने में। लोग कहते थे, जब हम बात करते थे कि जी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए खेलते हैं, तो लोग कहते थे यार आप बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। अब लोगों ने भी उसी अंदाज में गुफ्तगू करना शुरू की है। हमने उसके आदाद शुमार भी दिए। जहाँ तक आप एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, तो वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा था कि नहीं जी एशिया कप कैसे हो सकता है पाकिस्तान में। एशिया कप टूर्नामेंट श्रीलंका शिफ्ट करा के पाकिस्तान को आउट भी करा दिया था जी। उसके बाद एक और चीज़ हुई जो आप तनकीद की बात करें। नजम अजीज सेठी साहब, अगर आपको याद हो कि इंडियन मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज दे रहे थे पाकिस्तान मीडिया पे एक दिन में। हाँ, मैं आपको यही बताने लगा हूँ। तो हमारे जो यहाँ पर ना समझ लोग हैं, जो ना समझ लोग हैं, उनका कहना यह था कि यार नजम सेठी के पास पाकिस्तान के लिए टाइम ही नहीं है, वो तो सिर्फ इंडिया के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है।
तो आप मुझे बताइए गफ़ार साहब, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का आपके अंदर जो है वो सलीका होना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो पाकिस्तानी मीडिया पर भी बात करते तो यहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं इंडियन मीडिया के ऊपर। आपका मेन ग्राउंड क्या था, आपने प्रेशर कहाँ बनाना था, इंडिया में प्रेशर बनाना और था। इंटरनेशनल प्रेस के तो लिए अपनी बिल्कुल, आवाज़। तो बिल्कुल वही आपने काम किया। पाकिस्तान में तो आप कभी भी इंटरव्यू दे सकते थे, और यहाँ पर तो आपको पता है Fair कि यहाँ पर जो लोग हैं वो जो यहाँ पर खबरें उठाते हैं, वो तो जो वेबसाइट के ऊपर आ गई खबर, वो हेडलाइन बन जाती है, अपना जो इंटरव्यू है उसमें से खबर भी नहीं निकलती। तो बात दरअसल यहाँ पर गफ़ार साहब ये है कि आपने जो बात की, तनकीद की, जो चीज़ पॉजिटिव है उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की कामयाबी है, क्योंकि वाज़े तौर पर इस पर एक बात कही गई थी कि भाई अब आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है कि आप पाकिस्तान में एशिया कप नहीं करा रहे। 2018 में जब एशिया कप 50 ओवर का भारत से यूएई ट्रांसफ़र हुआ था, तो शायद वहाँ पर आम इंतखाबात हो रहे थे। उसके बाद 2021 में 22 में जब एशिया कप श्रीलंका से यूएई शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पर हालात ठीक नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंडिया की रिट थी, एक इंडिया की रट थी कि जनाब हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। बाकी टीमों को तो कोई मसला नहीं था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इवन अफगानिस्तान के साथ आपने सीरीज़ खेली, इवन श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, तो किस चीज़ का एक्सक्यूज़ था? तो उस तनाजुर में अगर आप देखते हैं तो उसको कामयाबी कहा जाएगा। या लोगों के सवाल ठीक है, मेरे दिन में भी सवाल हैं। आप बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, यू थिंक कि जो फार्मूला ग्रेग बार्कले पाकिस्तान आए, एक बाद नज़र में ऐसे ही लगता है जैसे तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं रुकी हुई थी और फिर सबको एक एक स्टेप आगे आना पड़ा या पीछे हटना पड़ा, इसीलिए आईसीसी के चेयरमैन चल कर आए। फिर आपने देखा कि खुद ब खुद हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हुआ, अब वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं। बट मेन सवाल आए, ये 96 के बाद पाकिस्तान को पहला आईसीसी इवेंट मिला है, उससे पहले मिला था, हमसे छिन गया था। क्या भारत की टीम 2025 में जाइए पाकिस्तान आएगी? क्योंकि हम तो वहाँ जा रहे हैं, शायद हमारी गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे मुझसे कि इवेंचुअली हम चले ही जाएंगे, बट क्या भारत आएगा सर पाकिस्तान? देखिए, जब तक भारत नहीं आएगा उस वक्त तक हेडलाइन बनती रहेंगी, उस तक बयानात आते रहेंगे, उस वक्त तक खबरें बनती रहेंगी। 2025 बहुत दूर है, अभी करीब तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, अभी करीब तो वर्ल्ड कप 2023 है। और जहाँ तक आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफिशियल की पाकिस्तान के दौरे की बात की, तो गफ़ार साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ईमेल में उस दौरे के हवाले से कुछ खुलासा हुआ। उस दौरे में क्या बातचीत हुई थी, माँ सिवाय 2-4 तस्वीरों के माँ सिवाय 2-3 टेलर मेड सिचुएशन के स्टेटमेंट की आपको कुछ नजर आया वहाँ पर? बस बिल्कुल खामोशी का प्रेस रिलीज था। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल माजरत के साथ इतना ज़्यादा मजबूत होता, इतने अच्छे उनके मसल्स होते, तो पाकिस्तान भारत की बायलैटरल सीरीज़ हो जाती। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि 2 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गुजर गई, पाकिस्तान और भारत का मैच ही नहीं हुआ। हमसे खेले के बगैर भारत की टीम जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल लेती है। खैर हमारी परफॉर्मेंस कौन सी इतनी अच्छी है, लेकिन बहरहाल अगर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की रौनक जो है, जो एक महफिल है, वो और दोबाला हो सकती है। लेकिन अहम पहलू ये है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बस ट्रक की बत्ती की तरह चल रही है। कभी वो ट्रक की बत्ती नीली हो जाती है, कभी लाल हो जाती है, कभी पीली हो जाती है। जब वो जल जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं। टीम जीतेगी तो चांद तक लेकर जाएंगे, हारेगी तो कहाँ शान तक खत्म हो जाएगा। ट्रक की बत्ती की बात की, तो ट्रक जो चल रहा है पीसीबी का, उसका मेन जो, अब मैं यहाँ ड्राइवर का वर्ड तो यूज़ करना नहीं चाह रहा, बट मैं उसको चलाने वाले की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो अब ये भी सिलसिला शुरू हो गया। अभी दिसंबर में रजनीश आजा साहब चेयरमैन थे, नजम सेठी साहब आ गए, गवर्नमेंट की तब्दीली के कुछ अरसे बाद, फ़ौरन तब्दील नहीं हुए, 6-8 महीने लगे। अब फिर ये बात हो रही है रक्का अशरफ साहब की, और जो एहसान मदारी साहब है, मेरे शो में भी क्या क्या गई थी, हमारे एक फार्मूला तय हुआ था दोनों बड़ी जमातों का कि जिसकी वजारत होगी वही फैसले करेगा। लेकिन यह पैटर्न इन चीफ पीसीबी का डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म खुद होता है। अब नज़र ऐसे आ रहा है जैसे नजम सेठी साहब को शायद उनकी हिमायत अब तक तो हासिल है। अभी कुछ दिन पहले मुलाकात दी, उसमें 2 बड़े वफाकी वज़रा ही बैठे हुए थे। ये सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसी है? मतलब जिस शख्स ने फ़ाइट की, लिटरली फ़ाइट की, और जब एशिया कप होगा क्या वो उस वक्त उसकी जगह कोई और चेयरमैन सबको रिसीव करेगा? ये कैसा लगेगा? दूसरा, आपको चांसेस क्या लगते हैं कि रक्का अशरफ साहब, क्या वाकई जो ही खबरें मौजूद हैं कि 20 दारुल हुकूमत में खबरें मौजूद हैं कि 20 जून को कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, तब्दीली हो सकती है? आप ही क्या राय है? देखिए, अगर नजम अजीज सेठी साहब ने पाकिस्तान का केस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, बहुत अच्छे से इंटरनेशनल सतह पर जो है उसको प्रेजेंट किया, तो गफ़ार साहब उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एमसी कमेटी की हैसियत से, और उन्होंने अपने जॉब को डन किया। और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस दौरान रन किया, उनका जो बेसिक फार्मूला था काम करने का वो ये था कि जी वो 2014 के आइन को बहाल करें, 2019 के आइन की जगह डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस लेकर आएँ। डिपार्टमेंट जो है अभी तक इफ़ एंड बट का शिकार ताख़ीर का शिकार है, लेकिन बाकी काम तो हो गए। उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट लगा दिया,
उन्होंने टीम के लगा कप्तान के सकते हवाले थे से डे टू डे बेसिस यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे काम तो उन्होंने कर दिए जो वो कर सकते थे। सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन उन्होंने हारून रशीद साहब को लगा दिया। कितनी बार ट्राई एंड टेस्ट रशीद साहब रहे। अब जहाँ तक आप बात करें चेयरमैन की तब्दीली की, तो देखिए हुकूमतें आती हैं और जिस तरह लोग वजारतों के पीछे भागते हैं, आपके अगर ताल्लुकात हैं तो लोग जो है वो जना पेनिट्रेट करते हैं, लोग जो हैं लोगों को हिलाते हैं और हुकूमत जो है वो अपने मामलात में फंसी रहती है। लेकिन वहाँ पर लोग जो हैं जिस तरह वजारतों के पीछे भाग रहे होते हैं कि मुझे फ़लाँ वजारत दे दें, मुझे फ़लाँ वजारत दे दें, इस तरह क्रिकेट बोर्ड के पीछे भी लोग आते हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड भी एक सोने की चिड़िया है और उस सोने की चिड़िया के ऊपर हाथ सब कुछ रखने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर नजम सेठी चले जाएंगे तो ज़का अशरफ आ जाएंगे। तो बात दरअसल ये है कि उन्होंने भी क्रिकेट बोर्ड को चलाना है, माजी में भी उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को चलाया है। हाँ, मेरे लिए हैरानकुन बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जी 20 तारीख को दारुल हुकूमत से कोई बड़ी खबर आ सकती है। जो नजम अजीज सेठी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने पहलू में सलमान नसीर साहब को, जो कि लीगल एडवाइज़र हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको बैठाकर जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जनाब अगर आ जाएंगे ज़का अशरफ साहब तो मैं उनको वेलकम करूँगा, उनका खैर मकदम करूँगा। अगर मुझे कहा जाएगा थैंक यू वेरी मच, इससे हिंट आपको ये मिलता है कि रावी चैंद की बांसुरी नहीं बजा रहा, कहीं पानी में हलचल ज़रूर है, मामलात इतने ठीक नहीं हैं। और जो एहसान मज़ारी साहब हैं, एहसान मज़ारी साहब के पास अगर इतनी पावर होती तो नजम सेठी एमसी के चेयरमैन नहीं बनते। बात दरअसल ये है कि ये जो आपकी हुकूमत बनाने वाली पार्टियां हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने अपने मसल्स को शो किया है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ये चलती रहेंगी पाकिस्तान क्रिकेट में। ये आखिर में क्विकली ये तब्दीली हो जाएगी आपको लगता है, या कुछ रास्ता निकालने का? 50-50 मुझे लगता है कि शायद चूँकि इक़्तिदार जिनके भी उनको फ़ायदा होगा, यानी कि नजम सेठी साहब को। लेट्स सी क्या होता है कि जाइए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। और ख़ासतौर पर डीएन स्पोर्ट पर जब आप देखें तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। कोई और सवाल है हमारे नेक्स्ट गेस्ट के लिए जिस प्रोग्राम के हवाले से, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।